हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे गेटिंग इनटू द आर्म्ड फोर्सेस थ्रू सीजीएल। ठीक है। आज मैं आपको ऐसी पोस्ट के बारे में बताऊंगा जिससे आप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के थ्रू जो भी लोग एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर वो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, अगर उनका एज जो है वो पार हो चुका है, आर्म्ड फोर्सेस वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उनके पास और भी रास्ते हैं आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ने का। तो आज हम उसी पोस्ट के बारे में बात करेंगे। और ये आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर मौका है। हालांकि उसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जिनका अच्छा नंबर आएगा वो हायर पोस्ट पे जाएंगे, बट इसमें एक पोस्ट ऐसा भी है जो सीधे आपको आर्म्ड फोर्सेस से कनेक्ट करता है। आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक सोल्जर होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अगर बारे में बात करें तो बीआरओ और ग्रिफ। तो सबसे पहले मैं आपको इन इन दोनों शब्द का डिफरेंस बताता हूँ। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो आपका ग्रिफ है, ग्रिफ का मतलब होता है जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, जो कि ग्रिफ के नाम से इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस तरह बाकी फोर्सेस होते हैं, इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स नेवी है, या सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, उसी तरह ग्रिफ भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब बात करते हैं बीआरओ के बारे में। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इसके नाम में ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बॉडीज़ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो उसी प्रकार बीआरओ के अंदर में ग्रिफ के जो पर्सनल्स हैं वो भी रहते हैं, साथ साथ इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इसमें रहते हैं। और यूपीएससी के थ्रू जो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये 3-4 अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलके एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ठीक है। एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट बॉडीज़ काम करती हैं, और ये ग्रिफ जो है ये अकेला एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो अब बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में। जो पोस्ट आपको एसएससी सीजीएल के थ्रू मिल सकता है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो, और इसके लेवल पे अगर आपकी रैंकिंग आ गई, आपने चॉइस दी है, तो आपको ज़रूर ये पोस्ट मिल जाएगा। तो पोस्ट की बात करते हैं तो आपको यूडीसी पोस्ट मिलने वाला है। यूडीसी मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क। ये एक क्लरिकल पोस्ट है, ऑफिशियल जॉब है, और ये एक ग्रुप सी के कैटेगरी में आता है ये। ठीक है। अपर डिवीज़न क्लर्क ग्रुप सी के कैटेगरी में आता है। अब इसके पे लेवल की अगर बात करें तो लेवल 4 रहने वाला है इसका, 25,500 से 81,100 रुपये। ठीक है। ये लेवल 4 से आपकी स्टार्टिंग होगी सैलरी। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जैसे कि ये सीजीएल का एग्ज़ाम एक ग्रेजुएशन लेवल का ही होता है, तो इसलिए इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन रहने वाली है। और अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है ये पोस्ट। जो ग्रिफ या बीआरओ आप कहिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। ठीक है। तो इसलिए इसके अंदर में आर्म्ड फोर्सेस के आपको सारी फैसिलिटीज़ या जो भी उससे आपको बेनिफिट्स हैं मिलते हैं, वो इसमें भी मिलने वाले हैं। स्टेटस की अगर हम बात करें तो इसको आर्म्ड फोर्सेस का स्टेटस दिया गया है, और क्यों दिया गया है ये हम आगे स्लाइड में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्स सर्विसमैन स्टेटस के बारे में। तो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस इसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का स्टेटस जो है वो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही दिया जाता है, बाकी किसी अदर फोर्सेस को नहीं है। और इसको भी नहीं है, ग्रिफ को भी नहीं दिया गया है एक्स सर्विसमैन का स्टेटस। हालांकि इसकी जो रिटायरमेंट एज है वो 60 साल तक है। कोई भी मतलब 60 साल तक होने तक वो उसमें काम कर सकते हैं, इन सर्विस रह सकते हैं। 60 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट होती है, और फिर उनको पेंशन भी मिलता है। कैंटीन फैसिलिटी की अगर बात करें तो जी हाँ, कैंटीन फैसिलिटीज़ में बिल्कुल मिलेगी आपको, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोस्ट है ये। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो भी आपके पोस्ट आते हैं उनमें आपको कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और कैंटीन फैसिलिटीज़ के साथ साथ एक जो लिक्कर कार्ड होता है, जिससे आपको रम, विस्की, दारू वगैरह जो आप लेते हैं, वो भी आपको, उसका कार्ड भी इसमें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो लिक्कर कार्ड और कैंटीन कार्ड, कैंटीन फैसिलिटी जो आपके फैमिली के लिए
बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है, जो हर आर्मी आर्म्ड फोर्सेस के एस्पायरेंट को जिसकी इच्छा होती है वो यहाँ आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर अलाउंसेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग अलाउंसेस हैं। तो उसी तरह एक हाई एल्टीट्यूड अलाउंस इसमें भी मिलता है और बाकी अदर सर्विसेज में भी है। तो हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, जम्मू कश्मीर में हैं या नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हैं, तो वहाँ पे आपको ये अलाउंस प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में अदर सर्विसेज को भी मिलते हैं और साथ साथ सेना को भी जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और पेंशन की अगर बात करें तो पेंशन जैसे मैंने बताया कि 60 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट होगी, 60 साल उम्र होने के बाद, जैसे बाकी गवर्नमेंट सर्विसेज में होता है। तो यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा और इसके लिए आपके सैलरी से कंट्रीब्यूशन भी होता है। यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो इसमें खाकी यूनिफॉर्म रहने वाली है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है मिलके। तो ऐसा नहीं है कि इनको भी आर्मी वाली यूनिफॉर्म मिलेगी, ऐसा नहीं है। इनको खाकी यूनिफॉर्म ऑथराइज्ड होती है, जो जैसे आपने अलग सीआरपीएफ पर्सनल्स या बाकी सीएपीएफ को देखा होगा, उस तरीके का यूनिफॉर्म इनको ऑथराइज्ड होता है। हालांकि जब ये हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ में जाते हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में या जो फील्ड एरियाज़ में जाते हैं, तो इनको वहाँ पे कॉम्बैट वगैरह या अदर जो वहाँ पे अलाउड होता है वो यूनिफॉर्म भी इनको मिलते हैं। बट इनका जो रेगुलर यूनिफॉर्म होता है वो खाकी यूनिफॉर्म होता है। और साथ साथ जैसे आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलते हैं, बाकी सारे गवर्नमेंट सर्विसेज में भी ये मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस ये क्या होता है कि आपको सिर्फ जो आपके 2 बच्चे होते हैं जिनका डिटेल्स आपने अपने ऑफिस में सबमिट किया हुआ होता है, सिर्फ 2 बच्चों को के नाम से आपको एजुकेशन अलाउंस मिलता है बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और 12th स्टैंडर्ड तक। अगर आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो जब से आपने उनका एंट्री करवाया है अपने डॉक्यूमेंट में, अपने जो भी वहाँ पे ऑफिस में रजिस्टर्ड होता है, तो जब तक वो 12th पास करेंगे, 12th पास करने तक उनको एजुकेशन अलाउंस मिलेगा सरकार की तरफ से। तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है इनके लिए। तो ये पूरा पोस्ट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के जैसा ही है, बस इसमें आपको वॉर टाइम पे आपको फ़ाइट करने नहीं दिया जाएगा। बाकी जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग सर्विस का एक ब्रांच है, एक पोस्ट है, तो उस हिसाब से आपका जो काम है इसमें वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से जो आपको मिलेगा वैसे वैसे रहता है। तो फ़िलहाल इसमें हम यूडीसी की बात कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू ये पोस्ट आपको मिलेगा। तो ये क्लरिकल काम है, तो इसमें आपको सिर्फ ऑफिसर्स के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो रेडी करने होते हैं, ये उससे रिलेटेड एक जॉब है, इनकी जॉब प्रोफाइल होती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हम देखेंगे जैसे मैं ये नोटिस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नोटिस आपका मैंने सीजीएल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये देखिए यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जब आप डाउनलोड करेंगे आपको पेज नंबर 3 पे ये मिलेगा, और इसमें जो ये आप देख रहे हैं 33 नंबर पोस्ट, ये 33 नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ये अदर मिनिस्ट्रीज़ के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो अपर डिवीज़न क्लर्क ये लिखा हुआ है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ठीक है। और ये एक जैसे मैंने बताया ग्रुप सी पोस्ट रहने वाला है। जनरल की जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल इसमें होगी, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अदर जो SC STs हो गए या अदर इसमें जो भी आपको रिलैक्सेशन लेना है वो आप उसके लिए आपको नोटिस पढ़ना पड़ेगा। कम्प्लीटली आप पहले नोटिस पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ इसमें आप आगे वो करिएगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे नहीं लगेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने उसका एक पेज आपको दिखाया है। तो इसका पे लेवल 4 देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपका मार्क्स इस अकॉर्डिंग आता है या आपने प्रेफरेंस दी है तो शायद आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसका देखिए मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे UDC SSA इन BRO ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनके यहाँ लिखने का मतलब वो है कि यहाँ पे जितने भी पोस्ट लिखे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर CBI NIA, UDC SSA in BRO etc. which have specific requirement of physical standard and physical test and medical standards.
तो कहने का मतलब है कि इस CGL के थ्रू जो भी वैकेंसीज़ हैं, जो भी पोस्ट हैं, उसमें अधिकतर पोस्ट में फ़िज़िकल और मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज हैं, जैसे ये BRO हो गया, या बाकी जो GST इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, या सब इंस्पेक्टर हो गया, CBI और NIA का, इनका एग्ज़ाम होने के बाद इनका फ़िज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें भी आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट कराए जाएंगे। उसमें एक पोस्ट आप देखिए यहाँ BRO का भी है, और ये वही पोस्ट है UDC का जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे BRO नहीं लिखा हुआ है, इस जगह पे आप देखिए यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस लिखा हुआ है, मिनिस्ट्रीज लिखा हुआ है, बट यहाँ BRO का नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये BRO का ही पोस्ट है और जिसका लेवल 4 रहने वाला है। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये स्लाइड आप देखिए, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इस बताता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में ये एक बहुत ही अच्छे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है। एंड BRO डेवलप्स एंड मेंटेन रोड्स नेटवर्क्स इन इंडियाज़ बॉर्डर एरियाज़ एंड फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़। ये आप समझ रहे हैं, इससे जो भी जो फ्रेंडली कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे इनका काम चलता है। साथ ही साथ ये जो भी रोड वगैरह, जो रोड नेटवर्क्स होते हैं लाइक बॉर्डर एरियाज़ पे, ये इनके प्रोफाइल के अंडर में आता है, इनकी जॉब प्रोफाइल यही है। ठीक है, उसके बाद ये द BRO कंसिस्ट ऑफ बॉर्डर रोड विंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। तो मैंने बताया ना, इसमें अलग अलग विंग मिल के काम करते हैं। तो बॉर्डर रोड विंग्स है, उसमें ग्रीफ पर्सनल्स भी जाते हैं और बाकी अदर पर्सनल्स भी इसमें आते हैं डेपुटेशन बेसिस पे। उसके बारे में हम अभी आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आप ये सेंटेंस पढ़िए, ऑफिसर्स आर सेलेक्टेड थ्रू IES एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC। तो UPSC के थ्रू जो IES एग्ज़ाम, जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसमें एक पोस्ट BRO के लिए होता है। जैसे अभी मैंने आपको CGL में दिखाया कि CGL में अलग अलग पोस्ट हैं, तो UDC का एक पोस्ट है जो BRO के लिए है। उसी तरह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्री के पोस्ट होते हैं, तो उसमें एक पोस्ट जो होता है वो BRO के लिए भी होता है। तो वहाँ से जो ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं, ये ऑफिसर्स कमीशन्ड ऑफिसर के जैसे होते हैं। जैसे CDS के थ्रू आर्मी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, उसी तरीके से UPSC के थ्रू जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के जो ऑफिसर्स आते हैं वो BRO में ऑफिसर्स बनते हैं, और उनकी यूनिफॉर्म भी खाकी होती है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, ऑफिसर्स आर ऑल्सो डिप्यूटेड फ्रॉम इंडियन आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। जैसे मैंने बताया कि जो इंडियन आर्मी के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के जो जवान होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इसमें डेपुटेशन बेसिस पे आते हैं, हु आर पोस्टेड टू ग्रिफ। इनको पोस्टिंग यहाँ दी जाती है और ये कुछ समय के लिए सर्व करते हैं, फिर इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता है इसमें। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ग्रिफ इंक्लूड सिविल इंजीनियर्स, बिल्कुल, मैकेनिकल इंजीनियर्स, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो मैंने अभी बताया, जैसे UDC हो गए, और अदर पोस्ट भी जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के, एंड मेडिकल ऑफिसर्स। तो ये जो मेडिकल ऑफिसर्स है ये ग्रिफ के भी होते हैं या मेडिकल सर्विस से भी आते हैं। साथ साथ इसमें इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जो है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं आर्मी के, वो इसमें ज़्यादातर डेपुटेशन बेसिस पे आते हैं। ठीक है, ये सारे लोग अलग अलग, मतलब इनके जो सेपरेट ब्रांचेस है वहाँ से भी आते हैं, साथ साथ आर्मी के ऑफिसर्स और जवान इसमें पूरी तरीके से इंक्लूड होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है, अलग अलग ब्रांचेस के जो सोल्जर्स है एक साथ मिल के काम करते हैं। तो ये एक पूरा आपका फ़ौज का ही एक इन्वायरमेंट बन जाता है, और पूरी फ़ौज ही है ये। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि खाकी यूनिफॉर्म है तो ये कुछ अलग होगी, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म अलग है, लेकिन इनका पूरा काम एक फ़ौज के तरीके से है, वो अभी हम आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए, BRO इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ बैटल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इंश्योरिंग देयर सपोर्ट एट एनी टाइम। ठीक है, इनको ये जो है BRO, इनको आर्म्ड फोर्सेस के उसमें शामिल किया गया है, और इनको ऑर्डर ऑफ बैटल, मतलब जैसे वॉर के टाइम पे इनको इंक्लूड किया जाएगा इसमें वॉर में।
तो वही लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ बैटल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। इंश्योरिंग देयर सपोर्ट एट एनी टाइम, हालांकि इनको वॉर के लिए नहीं भेजा जाएगा लेकिन इनको सपोर्ट के लिए रखा जाएगा, जो भी बैक सपोर्ट चाहिए होगा। तो बीआरओ भी एक आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट है, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज़ में इनकी पोस्टिंग होती है, ये वहाँ लोकेटेड होते हैं, तो ये बैक सपोर्ट करने के लिए इनको सक्षम बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रिफ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस विद इन मीनिंग ऑफ आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस पॉइंट का ये एक्सप्लेनेशन है कि क्यों इनको ऑर्डर ऑफ बैटल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो क्यों किया गया है? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ ग्रिफ आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये संविधान इनको ये आर्टिकल 33 के थ्रू ये पावर देता है कि ये आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा बने रहें इस देश के लिए, और एंड एज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई है आर्म्ड फोर्सेस का इसको दर्जा दिलाने में, और आर्टिकल 33 के अंदर में ये से इनको पावर मिलती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके साथ बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द बीआरओ इज़ द डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स DGBR हु होल्ड्स द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल। अब लेफ्टिनेंट जनरल जो रैंक है ये इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर का रैंक है, 3 स्टार ऑफिसर है। जो जनरल के नीचे जो रैंक होता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। तो जो बीआरओ के जो हेड होते हैं, जो डीजी होते हैं, डीजी साहब जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के होते हैं, और बाकी अदर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जैसे कमांडिंग ऑफिसर हो गए हैं, तो ये ग्रिफ के भी होते हैं, साथ साथ वो आर्मी के भी होते हैं, ब्रिगेडियर्स हो गए, मेजर जनरल्स हो गए, तो ये आर्मी के भी होते हैं। और साथ साथ ग्रिफ के जो यूपीएससी के थ्रू जो मैंने बताया, जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम के थ्रू जो आते हैं, वो भी ऑफिसर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। बट जो डीजी इनके जो होते हैं, मेन जो डीजी इनके होते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल ही रहते हैं, वो ग्रिफ के ऑफिसर्स नहीं होते हैं, वो आर्मी ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है ग्रिफ का यूनिफॉर्म जो मैंने आपको पोस्ट बताई यूडीसी। हालांकि यहाँ पे आपको 3 फीती दिख रही होगी, लेकिन जो यूडीसी है उनकी सिर्फ 2 फीती होती है, एक और ये 2 फीती होती है। ये एक सीनियर रैंक है, बट ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया है यूनिफॉर्म का, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, क्या कलर होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके से इनका रैंक लगता है। इनके स्ट्राइप्स होते हैं शोल्डर्स पे, और ये बीआरओ का लोगो इनके लेफ़्ट आर्म पे लगता है, प्लस ये जो इनका मेडल का जो बैजेस है वो है, और ये यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर है, ऐसा लुक आता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम बात करेंगे। तो ये एक अटल टनल है जो बहुत ही फेमस हुआ था, आपने देखा होगा, रोहतांग में ये बना है, बहुत ही अच्छा ये टनल बनाया गया है, और ये बीआरओ का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये बीआरओ का एक प्रोजेक्ट था अटल टनल, जिसको बनने में बहुत समय लग गया था, और हालांकि ये बना बहुत बेहतरीन टनल बना है। तो ये बीआरओ का एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है ये, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे, इतना ही था हमारा, ठीक है। बिग थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, इस इन्फॉर्मेशन के लिए।